तो नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे संपूर्ण इटली के एकीकरण के बारे में। किस प्रकार वो क्रमवार इटली के एकीकरण का जो कार्य था उसको अंजाम दिया गया था। सबसे पहला है प्रथम चरण। प्रथम चरण कब से शुरू हुआ? प्रथम चरण हुआ क्रीमिया के युद्ध से, जब 1853 में जो तुर्की और रूस है उसके बीच में क्रीमिया का युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें जो काबूल था वो पहले से ये प्लान उसकी विदेश नीति में शामिल था कि जब तक ऑस्ट्रिया को बाहर नहीं किया जाएगा तब तक इटली का एकीकरण नहीं किया जा सकता। तो इसने इस काम को अंजाम देने के लिए क्या किया कि हमको किसी जो यूरोपियन कंट्री है या जो यूरोपियन शक्ति है उसका समर्थन प्राप्त होना बहुत ही ज़रूरी है। इस कारण वो इसी मौके की इसी अवसर की ताक में था कि किस प्रकार यूरोपीय शक्ति है उनका सहानुभूति प्राप्त किया जाए। तो इसने क्या किया, 18,000 सैनिकों की सैनिक सहायता की फ्रांस और इंग्लैंड की, जिसके कारण युद्ध की समाप्ति के बाद 1856 में जो पेरिस सम्मेलन हुआ उसमें काउर को आमंत्रित किया गया। वहाँ पे काउर ने क्या किया, जो इटली की दयनीय स्थिति है उसका चित्र यूरोप के सामने एक प्रस्तुत किया तथा इस दयनीय स्थिति के लिए ऑस्ट्रिया को जिम्मेदार ठहराया। इस प्रकार जो इटली के एकीकरण का प्रश्न है, जो इटली के जो दयनीय स्थिति का क्वेश्चन है उसको पूरे यूरोप का क्वेश्चन बना दिया। तो नेक्स्ट है 1858 का पहला मेयर समझौता। इसमें क्या है, ये हुआ था काउर और फ्रांस के बीच। इसमें ये निर्णय लिया गया जब भी ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया, काउर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था, जब इन दोनों के बीच में युद्ध होगा तो जो फ्रांस है वो 2 लाख की सैनिक सहायता देगा सार्डिनिया को, तथा जो वेनेशिया और लोम्बार्डी का क्षेत्र है वो दिया जाएगा इटली को, तथा जो नीस तथा सेवाएं है वो दिया जाएगा फ्रांस को। तो इस प्रकार ये व्यवस्था की गई थी तथा वैवाहिक संबंध है वो भी स्थापित किया गया, तथा जो अम्ब्रिया और जो टस्कनी था वहाँ पे एक नया राज्य बना के जो जेरोम बोनापार्ट था, जिसकी शादी विक्टर एमलेती की पुत्री से किया गया, जो इसका नेपोलियन का चचेरा भाई था, उसको वहाँ का शासक बनाया जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई। उसके बाद ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया का युद्ध हुआ था। इसमें क्या, जब पहला भी समझौता करके काउर वापस अपना देश लौटा और उसने सैन्य तैयारियां चालू कर दी और युद्ध करने की तरफ अग्रसर हो गया, तथा वो पत्रिकाओं तथा ऐसी भावनाएं जगा रहा था ऑस्ट्रिया में, वो तीखे व्यंग्य कर रहा था, जिसके कारण वहाँ विद्रोह हुआ और वहाँ पे विद्रोह चालू हो गया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया उस पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी उसने। लेकिन जैसे तैसे करके एक बार काउर को रोका अपनी सेना को विकसित करने के लिए, लेकिन वहाँ पे ऑस्ट्रिया ने सबसे बड़ी भूल कर दी और उसने 1858 पे सार्डिनिया पे अटैक कर दिया गया। और काउर इसी मौके की ताक में था। इसी समय उसने 2 लाख की सैनिक सहायता दे दी फ्रांस ने, और युद्ध जारी रहा। उसमें लोम्बार्डी को जीत लिया, फिर वेनेशिया पे चढ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहा था। तभी फ्रांस इससे हट गया। फ्रांस के हटने के 4 कारण थे। नंबर 1, उसकी बहुत ही कैजुअलिटीज़ हो रही थी, बहुत ही नुकसान हो रहा था, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, यूरोप में जो कैथोलिक जनता थी वो ऑस्ट्रिया पे आक्रमण करने के खिलाफ थे। इस कारण वो अपनी जनता को नाराज़ करके सार्डिनिया की सहायता नहीं करना चाहता था। नंबर 3 था, जो दक्षिण पूर्वी सीमा है उसमें वो एक शक्तिशाली राज्य का उद्देश्य वो कभी नहीं चाहता था। तो नेक्स्ट है, और जो ऑस्ट्रिया और जो पर्स है वो दोनों मिलके फ्रांस पर आक्रमण करने का प्लान बना रहे थे। तो इस प्रकार ये सबसे बड़ा जो फ्रांस के जो सामने मुद्दे थे उनको लेके वो अलग हो गया था विलाफ्रेंका की संधि की ऑस्ट्रिया के साथ। और इस संधि के मुताबिक लोम्बार्डी को सार्डिनिया को देना स्वीकार किया गया, तथा वेनेशिया पे ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व बना रहेगा। जो मध्य स्टेट है परमा, मोडेना, टस्कनी, वहाँ पे वही शासक जो हैप्सबर्ग थे वही सत्तारूढ़ रहेंगे, तथा पोप के अधीन एक जो पोप के अधीन एक जर्मन राज्यों का संघ बनाया जाएगा, जिसमें जो उत्तर जर्मन में था वेनेशिया उसको भी शामिल किया जाएगा। ये निर्णय लिए गए। तो नेक्स्ट है ज़ुरिच की संधि, ये 1859 में हुआ था। इससे क्या है, जो विलाफ्रेंका की संधि थी उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट किया गया था इसकी तरफ से कि जो लोम्बार्डी था उसको इसमें शामिल कर दिया गया इटली में। तो इस प्रकार जो लोम्बार्डी के शामिल होने से इटली का प्रथम चरण खत्म हो गया। नेक्स्ट है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में क्या है, जब सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया का युद्ध चल रहा था उसी समय अपना परमा, मोडेना, टस्कनी में जो विद्रोह हो गए उनके शासकों के खिलाफ, वहाँ के शासकों को भगा दिया गया। तो इसी समय
जो कावूर था, नीस सेवाय फ्रांस को देने का कहकर उसको अपने पक्ष में कर लिया तथा इंग्लैंड ने भी इसी समय तटस्थता का रुख अपनाया। तो उसी समय उन्होंने जनमत संग्रह के आधार पर बर्मा, मॉडर्न टस्कनी को इटली में शामिल कर लिया। इस प्रकार ये द्वितीय चरण समाप्त हो गया। नेक्स्ट है तृतीय चरण। तृतीय चरण में क्या है, जो सिसिली की जनता थी वहाँ पे उन्होंने अपने शासकों, जो नेपल्स का राजा था फ्रांसिस द्वितीय, वो सिसिली और अपने नेपल्स पे राज करता था, उसके खिलाफ वहाँ पे जनता ने विद्रोह कर दिया तथा जो गैरिबाल्डी था उससे आग्रह किया गया कि वो उनके विद्रोह का नेतृत्व करे। तो इस कारण गैरिबाल्डी 1000 लाल कुर्ती दल के सदस्यों जो स्वयं थे उनको लेके सिसिली पर चढ़ाई कर दी, जिसके कारण उसने जो कैटल फीमो है वहाँ पे उसने जो नेपल्स के राजा को हरा दिया तथा जो सिसिली से उसको भगा दिया तथा सिसिली पर अपना अधिकार कर लिया। ये हुआ था 1860 में, मई 1860। नेक्स्ट है नेपल्स पर विजय। नेपल्स में क्या है, ये सेम कहानी वहीं पे चल रही थी, विद्रोह वहाँ पे भी चल रहे थे। तो गैरिबाल्डी ने 4000 स्वयंसेवक लेके उस पर नेपल्स पे चढ़ाई कर दी तथा उसमें 1 लाख सेना थी, लेकिन वो असंतुष्ट सैनिक थे, वो गैरिबाल्डी की तरफ आ गए तथा इस प्रकार आसानी से उसने इस पे नेपल्स पे भी अटैक कर दिया और उसको जीत लिया। और अक्टूबर 1960 में विक्टर एमैनुएल द्वितीय तथा गैरिबाल्डी के बीच में मीटिंग हुई, जिसके द्वारा सिसिली और नेपल्स को इटली में मिलाया गया। इस प्रकार ये तृतीय चरण पूरा हुआ। यहाँ पे एक सबसे बड़ी घटना हुई कि जो एक विक्टर एमैनुएल द्वितीय था, उसने जो गैरिबाल्डी था उसको कुछ पुरस्कार या कुछ उपाधि देना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने बताया कि देश सेवा से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं रहा है, स्वतंत्र इटली अमर है। इसके बाद वो बोने के बीज का एक थैला लिया और जो कपरेरा द्वीप खरीदा था पहले उसने, हम पिछले वीडियो में चर्चा किया, वहाँ पे चला गया। नेक्स्ट है चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण में क्या है, 1866 जो पर्सा और इटली ने मिलकर एक संधि किया, जिसके कारण वो दोनों मिलकर ऑस्ट्रिया पे अटैक करेगा, क्योंकि ये सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण चल रहा था। इसी के पैरेलल में जो पर्सा था, पर्सा के नेतृत्व में जो बिस्मार्क इसका चांसलर था, उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण भी चल रहा था। जर्मनी के एकीकरण में यह नेक्स्ट वीडियोज आने वाले हैं, उनमें चर्चा करेंगे कि ऑस्ट्रिया बहुत बड़ी बाधा थी और इटली के एकीकरण में भी ऑस्ट्रिया बहुत बड़ी बाधा थी। तो 1866 में क्या है, पर्सा और इटली ने मिलकर ऑस्ट्रिया पे आक्रमण कर दिया, जिसमें इटली हारा लेकिन पर्सा जीत गया। और संधि के मुताबिक 1866 में प्राग की संधि हुई, उसके मुताबिक वेनेशिया को इटली को देना स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है 1870 में रोम पर अधिकार। जब फ्रांस और जब 1870 में, क्यों फ्रांस भी बहुत बड़ी बाधा थी क्योंकि वहाँ पर बुर्बन वंश का शासक था जर्मनी में, इसलिए पर्सा ने 1870 में फ्रांस पर भी आक्रमण कर दिया। तो इस कारण जो सेना थी, फ्रांस की स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं, लगातार युद्ध करने के कारण तो उन्होंने पोप से सेनाएं, जो रोम से सेनाएं हटा दी थी। इस कारण उनके पास अच्छा मौका था और सार्डिनिया ने उस पर अटैक करके उसके जनमत संग्रह करा के 2 जून 1871 को जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट कर दिया था। एक बार इनका हम जोग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन थे वो देखेंगे कहाँ कहाँ पे था। ये नीस और सेवाय नॉर्थ वेस्ट में, और बाकी ये इधर है पीडमांड, ये लोमार्डी, वेनेशिया, ये इधर परमा, मॉडर्न जो मध्य इटली में थे। और ये पोपल स्टेट था इतना बड़ा, यहाँ पे रोम था, यहाँ पे नेपल्स और ये सिसिली, ये था क्रोसिका जो कि फ्रांस के अधीन था। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है जर्मनी का एकीकरण।